कविता जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़े ही धूमधाम से मायरा के साथ हो गई। मायरा ने बहू बनकर कविता जी के घर में कदम रखा। मायरा अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी, वहीं दूसरी ओर ससुराल में भी बड़ी बहू बनकर गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। कविता जी का बेटा रवि, जो 28 वर्ष का था, बैंक में काम करता था। मायरा भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने भी बीएड कर रखा था। घर में सभी रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि कविता जी की किस्मत बहुत अच्छी है, जो मायरा जैसी सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की बहू मिली। कविता जी, जो 52 वर्ष की थीं, खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उन्होंने मायरा की बलैयां लेते हुए उसका माथा चूम लिया। सभी लोग बहू की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। यह देखकर कविता जी बहुत खुश थीं। चावल से भरे कलश को गिराकर मायरा का घर में आगमन हुआ। कुछ देर तक घर में रस्में चलती रहीं। कुछ देर बाद कविता जी ने अपनी दोनों बेटियों, अनन्या 22 वर्ष और सिया 18 वर्ष को बुलाया और मायरा को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। मायरा अपनी दोनों नंदों अनन्या और सिया को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। सिया के साथ अपने कमरे में आ गई। मायरा कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, बहुत ही नर्वस थी। लेकिन दोनों नंदों ने मायरा के साथ मिलकर जमकर मस्ती की। परिवार के और भी बच्चे मायरा के कमरे में ही आकर बैठ गए। मायरा बहुत ज्यादा थक गई थी। वह बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी और ऊपर से यह भारी लहंगा। तभी कविता जी कमरे में आईं और बोलीं, तुम सब अभी भी यहां बैठे हुए हो? अरे, भाभी हमेशा के लिए आ गई हैं। अब उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर बाद में बातें कर लेना। चलो, अब निकलो यहां से। अनन्या, अपनी भाभी की मदद कर दो लहंगा बदलने में। और मायरा बहू, लहंगा बदलकर तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अनन्या ने मायरा से कहा, भाभी, आपने इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया? बहुत ही मस्त है, मैं भी वहीं से लूंगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आंख लग गई, मायरा को पता ही नहीं चला। तभी मायरा को किसी की आहट कमरे में सुनाई दी। मायरा हड़बड़ाकर उठ गई, किसी तरह पलंग के किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति रवि और उसके दोनों देवर करण 25 वर्ष और रोनित 20 वर्ष खड़े थे। रवि कुछ बोलते उससे पहले ही करण ने मजाक में कहा, अरे भाभी, इतना सम्मान दोगी ना तो दिन भर बस उठक बैठक ही करती रह जाओगी। क्यों रवि भैया? उन दोनों ने छुटकी लेते हुए अनन्या को जगाया। अरे वो मोटी, उठ जा, शाम हो गई है। और कितना सोएगी? रवि भी अपना सामान लेकर वापस कमरे के बाहर चले गए। मायरा थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी कविता जी अपनी छोटी बेटी सिया के साथ आईं। बहू, आराम कर लिया? अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। जी, मायरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कविता जी जाते जाते सिया को बोलीं, सुंदर सी सजाकर लाना अपनी भाभी को, ताकि सब लोग देखते ही रह जाएं। सिया ने कहा, अरे मम्मी, भाभी को क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही बहुत सुंदर है। मायरा कुछ ही देर में चुन्नी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई। सबके पैर छूकर वह बीच में बैठ गई। मायरा को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो मायरा चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने थाप के साथ गुनगुनाया। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सभी मायरा की तारीफ कर रहे थे, मगर मायरा इतनी थक चुकी थी कि उसे यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। फिर भी सबको मुस्कुराकर जवाब देना और लगातार पैर छूना, उसकी कमर मानो टूट रही थी। जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुए। कुछ रिश्तेदार अपने घर लौट गए। मायरा भी अपने कमरे में आ गई। सबकी चहल पहल के बीच वह पैर सीधा करके लेट गई। तभी मायरा की ननद अनन्या कमरे में आई। भाभी, कल आपके एग्जाम है। और आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मायरा कुछ समझ पाती कि अनन्या दरवाजा बंद करके चली गई। रात को कमर दर्द से मायरा इतना रोने लगी कि उसे अपने घर की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पति रवि की नींद खुल गई। क्या हुआ मायरा? मायरा चुप होकर बोली, कुछ नहीं, बस हल्का सा कमर में दर्द है। लेटा नहीं जा रहा? क्या यहाँ लिनीमेंट या आयोडेक्स है? हाँ, मैं अभी देता हूँ। रवि ने झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकालकर मायरा की ओर बढ़ा दिया। मायरा ने लगाया और लेटते ही सो गई। अगले दिन मायरा सुबह सुबह नहा धोकर नीचे आ गई। मंदिर में हाथ जोड़कर वह 2 मिनट तक मम्मी जी को शांत होकर देखती रही।
कविता जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों को ऐसे पानी दे रही थीं मानो पूरे घर की देखभाल भी ऐसे ही करती हों। पापा जी, जो 55 वर्ष के थे, बाहर गार्डन में बैठकर अखबार की वट लगा रहे थे। सालों के पास खबर कम, विज्ञापन ज्यादा रहता है। मौसा जी भी उन्हें हाँ मिला रहे थे और एक साथ बैठकर चाय की चुस्की के साथ भड़ास निकाल रहे थे। तभी कविता जी की नजर मायरा पर पड़ गई। अरे मायरा बहू, तुम कब आई? सोई कि नहीं ठीक से? मुझे लगा तुम भी अनन्या और सिया की तरह सुबह देर से उठती हो। बोलते हुए कविता जी उनके नजदीक आईं और हाथ पकड़ते हुए बोलीं, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वह मुस्कुराईं। मायरा चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिलाती रही। कविता जी ने कहा, बहू, आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहली रसोई के मीठे से होती है, जिससे परिवार में हमेशा रिश्ता मीठा रहे। ऐसा करो, तुम हलवा या खीर बना दो। जी? मायरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अनन्या ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। चलिए, आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। यह है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान। सूजी का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑन ऑल द बेस्ट, भाभी। इतना बोलते हुए अनन्या किचन से बाहर चली गई। मायरा बिल्कुल अकेले ही किचन में कुछ पल तो खड़ी रही, मानो उसे लाइटर भी चलाना नहीं आता हो। किसी तरह गैस जलाकर उसने कढ़ाई चढ़ाई। तभी कविता जी रसोई में झांक कर बोलीं, अरे बहू, घी थोड़ा कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना है। उनका इतना बोलना ही था कि कढ़ाई में घी थोड़ा ज्यादा ही गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? सब क्या कहेंगे? मैंने आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाया है और यहाँ 10 लोगों का कैसे बनाऊं? उसने अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए फिर से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई और दूसरी तरफ हलवा। फिर दोबारा कविता जी आईं और बोलीं, कोई चीज चाहिए तो नहीं? कोई मदद चाहिए हो तो बोलो। कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नहीं, नवेली क्या कहती? भला किसी से मदद चाहिए? मगर ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है? मायरा अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी काम नहीं किया है। हाँ, शुरू में तो हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर मायरा ने पूरी हिम्मत के साथ किचन में खुद का मन तैयार कर लिया और किसी तरह दोनों चीजें बना दीं। सासू माँ और दोनों नंदें किचन में आईं और बोलीं, वाह, क्या खुशबू है। कविता जी दोनों चीजें बनी देखकर खुश होकर बोलीं, अरे वाह, दोनों ही चीजें बना दी। मुझे लगा, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई, जैसा नाम वैसा काम। ये सब देखकर दिल प्रसन्न हो उठा। अच्छा, अनन्या, सिया, दोनों मिलकर जल्दी से सबके लिए प्लेट में हलवा और कटोरी में खीर निकाल दो। इसी बीच कविता जी ने अपने गले में डाली हुई चेन निकालकर मायरा को पहनाते हुए कहा, यह खानदानी चेन है। मेरी सास ने मुझे पहली रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें। अब यह तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। मायरा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बहू, जाओ, तुम ऊपर आराम करो। मायरा ऊपर आ गई, लेकिन उसका दिमाग हलवा और खीर में ही अटका था। न जाने सबको कैसा लगा होगा। रवि ने मायरा को देखकर कहा, तुम्हारा दर्द कैसा है? ठीक है? हाँ, तो आराम करो, घूम क्यों रही हो? मायरा 2 पल रवि को देखती रही और रवि फिर से नीचे चले गए। नीचे से सभी की आवाज आ रही थी, अरे वाह, क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया। तभी अनन्या आई और हलवा खीर लेकर बैठ गई। मायरा के गाल खींचते हुए बोली, भाभी, लाजवाब बनाया है। इतना सुनकर मायरा मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुआ मायरा के जीवन का नया सफर। अब मायरा खुद को थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकल गए। तभी एक दिन कविता जी ने बताया, बहू, कल दावत है, तुम सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना। मायरा मन ही मन सोचने लगी, 10 से 15 लोग ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब कविता जी ने बताया कि कल 25 लोग दावत पर आ रहे हैं, हमारी बहू के हाथ का खाना खाने, ये सुनते ही मायरा के होश उड़ गए। 25 लोगों का खाना। फिर उसे लगा, जब इतने लोग आ रहे हैं तो सब उसकी मदद करेंगे ना। मायरा पूरी रात इसी में उलझी रही कि इतने लोगों के लिए वह क्या बनाएगी। अगली सुबह मायरा नहा धोकर आई। मंदिर में हाथ जोड़कर पलटी तो कविता जी बोलीं,
कितनी संस्कारी बहू है। आशीर्वाद देते हुए कविता जी बोली, अरे बहू, कल बताया था ना, आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं। तुमने क्या सोचा है बनाने को? मायरा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या बोले। उसने सासू माँ से कहा, मम्मी, आप बता दीजिए, मैं वहीं बना दूंगी। कविता जी ने शुरू किया खाने का मेन्यू बताना। सब्जी में दम आलू, मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद। और मीठे में तुम चाहे तो खीर बना लो, या रहने दो, मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला देंगे, बहुत सारा रखा हुआ है। मायरा इतना सब सुनकर चौंक गई। फिर सोचा, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है। इतने लोगों के खाना बनाने के लिए कम से कम दोनों नंदों में से एक भी साथ रहेगी तो सब झटपट हो जाएगा। मायरा किचन में गई और सारा सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। मायरा सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वह इतना सब बनाए। मायरा सोच ही रही थी कि कैसे किसी को आवाज दूं, तभी उसकी ननद अनन्या किचन में आई। भाभी, क्या खोज रही हो? वो, खाना बनाना है ना, तो वही सारा सामान ढूंढ रही हूँ। अच्छा हुआ आप आ गईं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। क्योंकि आप अभी नई हो ना, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा और झट से सारा सामान 2 मिनट में रख दिया। क्या क्या बनाना है? मायरा ने बताया। उसकी ननद ने तुरंत सारा सामान इकट्ठा कर निकाल दिया और किचन से चली गई। हर कुछ मिनट पर अनन्या दरवाजे पर आकर मायरा से पूछती, अरे भाभी, कोई काम हो तो बताइए। और मायरा का जवाब सुने बिना ही मुस्कुराकर चली जाती। मायरा मन ही मन सोचती कि कैसा परिवार है। अगर इन लोगों को मेरी मदद करनी ही होती तो बिना पूछे कर देती, लेकिन उन लोगों को तो औपचारिकता करनी है। करते करते मायरा ने लगभग सारा खाना बना लिया था, बस पूरी बेलनी थी। तभी रवि घर आए और मायरा को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनों से बोले, अरे, कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाई की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक सुर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली है, जो कोई काम ही नहीं करने देती। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली? ये सब सुनकर मायरा दुखी हो गई कि कैसी बहनें हैं जो भाई के आगे भी मुकर गईं। पूरा खाना बन गया था, अब बस खाना खाने की बारी थी। मायरा की दोनों नंदें सबको खाना परोस रही थीं। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। इधर मायरा किचन में खड़ी खड़ी बिल्कुल थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की इच्छा हो रही थी। लेकिन कहाँ आसान होता है यह सब ससुराल में। इसी बीच कभी मौसी चाचा, कभी कोई, और उसी बीच सबके पैर छूना। आखिरकार इसी तरह वक्त बीत गया। कविता जी बड़ी खुश थीं कि उनकी बहू की तारीफ हुई, लेकिन बहू की स्थिति का अंदाजा सिर्फ मायरा को ही था कि वह कितनी थक चुकी थी। इस समय मायरा को बिस्तर की याद आ रही थी। कविता जी ने मायरा को 501 रुपये थमाते हुए कहा, बहू, ये तुम्हारा नेक है। मायरा को लगा जैसे मायके में मम्मी उसे पैसे दिया करती थीं, ठीक वैसे ही उसकी सास ने उसे दे दिया। सबके जाने के बाद मायरा थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू छलक गए। कैसा परिवार है? फोन उठाकर देखा तो मायके से 6 मिस्ड कॉल पड़े थे। उसने फोन मिलाकर बात की, सबका हालचाल लिया और रख दिया। मायरा समझ चुकी थी कि जिंदगी की असली राह ससुराल है, जहां हजारों लोगों के होते हुए भी वह अकेली थी। रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब मायरा की हर सुबह इन्हीं सब कामों में बीत जाती, उसे महसूस भी नहीं होता। ऊपर से कविता जी हर बात पर कहती, यह घर अब सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। मायरा बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता, तभी मायरा की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पति का ऑफिस, ननद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज मायरा अपने परिवार के लिए जल्दी उठती और अपने काम में जुट जाती। अब आप कहेंगे, इसमें नया क्या है? ये तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती है और परिश्रम पर ही खत्म होती है। यही तो है महिलाओं का काम, जो पुरुष प्रधान समाज में बहुत आसान लगता है। मगर कभी निभाकर तो देखो, जब एक दिन में ही एक महिला का परिश्रम समझ में आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल झाड़ना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना और उन्हें सुखाने के लिए छत की दौड़, यही तो है अब मायरा की जिंदगी का हिस्सा। मायरा की शादी को देखते देखते 1 साल 2023 गुजर गया। इसी बीच घर में एक साथ 2 खुशियां आईं। पहली, मायरा प्रेग्नेंट हो गई
और दूसरी अनन्या की शादी तय हो गई। मायरा को लगा शायद अब तो कुछ दिन आराम कर ही लूंगी, मगर इसी बीच अनन्या की शादी की तैयारियों ने मायरा के लिए पूरा दिन हैट्रिक बना दिया। लेकिन कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम देता है। कविता जी ने भी मायरा के काम कम करने का प्रयास किया। कुछ दिन के लिए बाई और महाराज रख लिया गया, लेकिन बिना महिला आंगन सूना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है मायरा पर। दिन भर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी। घर की बड़ी बहू जो थी, वक्त बीता और अनन्या की शादी भी किसी तरह मायरा ने निपटा दी। समय भी अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। 2024 में मायरा की डिलीवरी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है। मायरा ये सुनकर उदास हो गई, क्योंकि कविता जी को तो चिराग चाहिए था। बेटी के आने की खुशी जहां एक और सबको थी, वहीं कविता जी को बिल्कुल नहीं। वक्त बीता और कविता जी का गुस्सा भी बदल गया। आखिर उन्होंने एक हफ्ते बाद अपनी लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया, ये बोलते हुए, जल्दी अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया ले आए। सभी उनकी यह बात सुनकर खिलखिला पड़े, मगर मायरा सिर्फ मुस्कुराकर कविता जी की वह फरमाइश सुन रही थी, जो उसके हाथों में नहीं, बल्कि भगवान के हाथों में थी। बेटा बेटी तो एक स्वरूप है, न बेटी कम है न बेटा। ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी अनन्या, सिया, रवि, करण, इन दो नालायकों से कम है क्या। अरे बहू, अच्छा हुआ, वरना ये तीन मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए, पोती होने का घमंड ज्यादा ना करें। पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है। कविता जी ने ससुर जी से कहा और पोती का नाम झट से रख दिया, चांदनी। यह नाम घर के कोने कोने में गूंजने लगा। समय के साथ चांदनी बड़ी होती गई और मायरा के काम बढ़ते गए। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जो ज्यादा से ज्यादा मायरा पर ही निर्भर था। चांदनी को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ मुश्किल था। चांदनी के पूजा पाठ में भी सब कुछ मायरा को ही निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते मायरा भी थक सी रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर के किसी कोने में मेरे लिए आवाज आई कि बहू, तुम भी आराम कर लो। न नींद पूरी होती न चांदनी की भूख। पूरे दिन जागना, रात रात भर चांदनी का जागना, उसके पीछे मायरा का भी जागना, उसके बाद सुबह के काम। कितना मुश्किल सफर है लड़कियों का। फिर भी सबको उसमें कमी ही दिख जाती है। वक्त के साथ चांदनी भी बड़ी होने लगी। घर वाले चैन की नींद सोते होते, वहीं मायरा ना तो नींद पूरी ले पाती, ना ही आराम। कभी कभी मायरा किचन में खाना बनाती रहती, तभी चांदनी सोकर उठ जाती और उसे न पाकर रोने लगती। तब मायरा किचन को जैसा तैसा छोड़कर गैस को कम करके कमरे में चांदनी के पास जाती। तभी उसे ध्यान आता कि गैस बंद करना था और वह गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक चांदनी सोती रहती, मायरा अपने काम निपटाने में लगी रहती। लेकिन कहाँ इतना आसान होता है अकेले सुपर वुमन बनना। वक्त बीतता गया, चांदनी भी समय के साथ बड़ी हो गई। मायरा की परेशानियां थोड़ी कम नहीं, बल्कि और बढ़ गईं। चांदनी की पसंद का लंच बनाना, उसकी हर छोटी मोटी बात को पूरा करना, जैसे मायरा का ही काम हो। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते। शादी के बाद अनन्या अक्सर यहीं पड़ी रहती, 2-2, 3-3 महीने। कभी कोई ये नहीं सोचता कि भाभी भी थक जाती होंगी, बल्कि अनन्या चांदनी से कहती, तुम्हारी मम्मी सुपर वुमन है, और खिलखिलाकर हंस देती। रवि को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मायरा कैसा महसूस करती है, या वह भी थक जाती है, या उसे भी आराम की जरूरत है। बल्कि उल्टा कहते, तुम हर काम में निहायती ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज्यादा आलसी हो गई हो। एक समय तुम हर काम में एक्टिव रहती थी, पर अब तुम बिल्कुल सुस्त होती जा रही हो। रवि ने बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम चांदनी को स्कूल से लेती आना। मायरा सोचने लगी, क्या चांदनी सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? रवि अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को बोल सकते हैं। लेकिन मायरा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब मायरा की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थीं। इसी बीच कविता जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ी। अब क्या हुआ? सोने पर सुहागा? मायरा के लिए एक और आफत बढ़ गई। कविता जी की मालिश और रोज हर काम में खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाना। यही सब करते करते मायरा की शादी को अब 9 साल 2024 तक गुजर गए।
लेकिन मायरा ने कभी उफ भी नहीं की। हर कोई इसे सुनाकर निकल जाता, लेकिन मायरा चुपचाप सुनती रहती। एक रोज मायरा ने रवि से बात करने की कोशिश की, तो रवि ने उल्टा जवाब दिया, तो कौन करेगा यह सब? माँ। अरे, जब उन्हें ही करना था तो शादी ही क्यों करवाती? तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बोलो, मैं तुम्हें दिला दूं। मायरा ने रवि से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वह समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक दिन मायरा खुद को बिल्कुल बीमार महसूस कर रही थी। उसने सारे काम निपटाकर चानी को सुलाकर अपनी बहन से फोन पर बात की। बात ही बात में मायरा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिखाया। क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ? मायरा जानती थी कि इतना आसान नहीं इस घर से बाहर निकलना। एक दिन उसने रवि से कहा, रवि, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। रवि ने कविता जी की तरह ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें? करती ही क्या हो? रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। मायरा ने कहा, शादी के 9 साल गुजर गए रवि, मगर आप अभी तक यह नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूं। मायरा ने तय कर लिया कि आज चाहे जो भी हो जाए, वह रवि को समझाकर रहेगी कि वह करती क्या है। तो सुनिए, रवि, आपकी बीवी करती क्या है? जब पूरा घर सोता है, तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। घर के नाश्ते पानी से लेकर खाना पीना तक। इतना ही नहीं, सबकी फरमाइश को भी पूरा करती है। चांदनी को स्कूल से लाना छोड़ना, उसका होमवर्क पूरा करना और सासू माँ की मालिश। और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है? नहीं पता ना? जानिए वह भी क्या होता है। जिस वक्त आप उलाहना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डब्बा और रोज की तरह यह याद दिलाना कि चांदनी को आप लेने जाएंगे या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ कार्य पता है क्या होता है? टेबल पर फड़फड़ाता अखबार जिसके ऊपर चाय का कप रखा होता है। बाथरूम में पड़े आपके और चांदनी के गीले कपड़े, ठीक से बंद न किया हुआ गिरता पानी और हेयर ऑयल का ढक्कन खुला हुआ बोतल, जिससे न जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है। अलमारी से निकली हुई 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट, जिसमें से एक जोड़ा ही आप पहनकर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर फेंक कर निकल जाते हैं। चांदनी द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी, जिस पर उसकी पसंद का कार्टून नेटवर्क चलता रहता है। और मैं, आपकी पत्नी, जो यह सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही है इन 9 सालों से, जो आज तक किसी को न दिखा। कभी आपने सोचा कि कैसे यह घर हरदम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा। क्यों सोचिए? ये तो औरतों का काम है ना। मायरा की आंखें इतना सब बोलते बोलते भर आईं। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटों की मेहनत कर आपके घर को चमकाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है? हर सुबह फ्रिज को साफ करना, दूध दही और घर के बाकी राशन को देखते रहना, उनकी लिस्ट तैयार करना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई जोड़ना कि कितना किसमें लगा, क्या बचा, उसमें चांदनी की पढ़ाई को भी ध्यान देना। कभी सोचा आपने या आपके परिवार ने, हर दिन अलग अलग फरमाइश का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कैसे बनता है? मेज को खाने से कैसे सजाती हूँ? खुद को कुछ करना है, वह करती तो हूँ। एक बहुत बड़ा काम आप सभी मिलकर करते हैं। मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में कमी निकालने का काम। बस, रवि, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, कुछ दिनों के लिए। मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। रवि ने मायारा की बात काटते हुए कहा, तो घर कौन देखेगा? हमारे सारे काम, टाइम पर नाश्ता, खाना, चांदनी का स्कूल भी तो छूट जाएगा। मायारा बोली, मैं अकेले जाऊंगी रवि। चांदनी यहीं रहेगी। इतनी छोटी बच्ची कौन संभालेगा? क्यों? चांदनी आपकी बेटी नहीं? या इस परिवार की बेटी नहीं? रवि, मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। आप माँ से बात कर लीजिए। रही बात चांदनी की, तो मैं उसे भी साथ ले जाऊंगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रवि इतना सब शांत होकर सुनता रहा और सुबह होते ही मायरा से माफी मांगी। रवि ने अपनी माँ कविता जी से पूछा, माँ, मायरा कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। अरे, अचानक ऐसा क्या हो गया? मायरा चली जाएगी तो यहाँ सब कौन देखेगा? रवि ने माँ को टोकते हुए कहा, माँ, मायरा से क्या पूछ रही हो? अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? मायरा किचन में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी।
एक लंबे अरसे के बाद मायरा अपने घर जाने वाली थी। बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने रवि से पूछा, अरे, ठीक है, तो कब तक आएगी? मायरा यह सुनते ही उदास हो गई, लेकिन सोचने लगी, आप पहले जाने तो दीजिए, मैं जल्दी आऊंगी ही नहीं। कुछ दिन आप लोग भी जानिए कि मायरा इस घर की क्या है। रवि के आग्रह और ससुर जी ने सुनते ही कहा, अरे, जाने दीजिए कविता जी, बहू भी तो एक जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। अजी, आप भी खूब हैं, मैंने मना कब किया? बस बहू जल्दी ही आ जाए, वरना घर कौन देखेगा? क्या बात करती हैं आप कविता जी? बहू के पहले इस घर की बहू आप भी तो रही हैं, और आपने घर को बखूबी संभाला है। इतना क्या रोक टोक? बहू, तू अपना सामान पैक कर ले, कल ही रवि तुझे तेरे मम्मी पापा के घर छोड़ आएगा। जी पापा, मायरा ने जवाब दिया। मायरा बहुत खुश थी कि कितने सालों बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रखेगी। खुलकर हंसेगी, बोलेगी, सोएगी, सांस लेगी। मायरा ने रात में ही चना भिगो दिया और सुबह उठते ही चने की दाल का भरवाओं पराठा, खीर, आलू टमाटर की सब्जी बना दी। सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई। अनन्या ने मायरा को इतना खुश होते देख पूछा, अरे भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है क्या? हाँ, मैं अभी घर निकल रही हूँ, मम्मी जी से पूछा है, तभी जा रही हूँ। अनन्या ने दुखी मन से कहा, कब आएंगी आप? देखिए, 2 दिन रुककर। अनन्या खुश हो गई। मायरा अनन्या की भावनाएं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी रवि ने आवाज लगाई, अरे मायरा, निकलो, देर हो रही है। जी, आ रही हूं। मायरा ने कविता जी और पापा जी के चरण स्पर्श किए। कविता जी ने तुरंत कहा, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिना यह घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, मायरा ने जवाब दिया। मायरा अपनी बेटी चांदनी के साथ अपने मायके आ गई और सालों बाद सबसे मिलकर बहुत खुश हो गई। रवि के जाते ही मायरा बहुत खुश हुई। फिर क्या, शाम के खाने पर उसने इन 9 सालों की कहानी 10 मिनट में सुनाने लगी। सभी चकित रह गए कि इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। मायरा ने 2 दिन रहकर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने औपचारिकता में फोन करके पूछा, कुछ दिन और रुक जाऊं? रवि शांत थे। ठीक है, रह जाओ, लेकिन घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मायरा बोली, आप सब तो हैं, मैं नहीं हूं तो क्या बिगड़ रहा है? घर पर सब ठीक है? रवि ने दबे मन से कहा, ठीक है, बाद में बात करता हूं। मायरा इन दिनों इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सबने उसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया। हीमोग्लोबिन बहुत कम निकला। डॉक्टर ने आराम और खूब खाने को कहा। मायरा बताने लगी, वहां तो मैं पानी तक सही से नहीं पी पाती, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोलकर उसकी आंखें छलक गईं। करते करते मायरा 1 हफ्ते किसी तरह मायके रुकी। एक दिन मायरा को लेने रवि और देवर करण आ गए। अब मायरा चाहकर भी रुक नहीं सकी। दबे मन से वह ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर उसने देखा, पूरा घर बिखरा पड़ा था। किचन में उसकी छोटी ननद सिया खाना बना रही थी और कविता जी लगातार उसकी मदद कर रही थीं। मायरा चुपचाप अपने कमरे से यह सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह मायरा जल्दी नहीं उठी। किचन से अनन्या के बड़बड़ाने की आवाज आई। जब भाभी गई थीं तो ठीक ठाक थीं, वहां जाते ही बीमार पड़ गईं। तभी ससुर जी ने टोकते हुए कहा, क्यों, वह इंसान नहीं है क्या? 365 दिन तो इस घर में मायरा ही दिखती रही हर जगह। अब अगर बीमार है तो आराम कर लेने दो कुछ दिन। अनन्या चुप हो गई और कविता जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का यह स्वरूप मायरा को सुकून दे रहा था। तभी ससुर जी ने बरामदे में बैठे बैठे जोर से कहा, कविता जी, जरा पकौड़े तल दीजिए तो मजा आ जाएगा। कविता जी ने जवाब दिया, अभी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है और इनको पकौड़े चाहिए। पकौड़ों की तरह मुझे तलने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया है। अरे भाग्यवान, पकौड़ों और आपके पसीने से क्या लेना देना? अच्छा, तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, समझ आ जाएगा पकौड़ों की कीमत। कविता जी ने ससुर जी को जवाब देते हुए कहा। ससुर जी जोर से ठहाका लगाकर बोले, वाह भाई वाह, 2 रोज खड़े होने पर तुम सब इतने परेशान हो गए। लेकिन क्या किसी ने मायरा बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। या कभी मायरा बहू से यह कहा किसी ने कि खुद की फरमाइश को खुद से पूरा करिए? या कभी बहू से कहा कि मुझे गर्मी लग रही है? बल्कि सदा उसने सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाया।
कभी उसे किसी को ताना मारते बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसको किसी की बुराई करते पाया। हमेशा जी में सिर हिलाने वाली बहू सबको नहीं मिलती। कविता जी, आज आपकी बेटी किचन में खड़ी हो गई तो आपको समझ आया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में अब मिलकर काम करें तो बहू भी भला क्यों बीमार हो। मायरा यह सब अपने कमरे से सुन रही थी। उसकी आंखें भर उठीं। तभी कविता जी ने तय किया, आज से सभी लोग मिलकर काम निपटाएंगे ताकि बहू को थोड़ा काम कम हो जाए। मायरा ने उसी दिन ससुर जी के पसंद के पकौड़े तलकर उन्हें खिलाए। उस दिन सभी को समझ आ गया कि मायरा भी इस घर का वह हिस्सा है जिसने पूरे घर को सहज रखा है। बस इतनी सी थी यह कहानी, जिसमें घर घर की मुर्गी की व्यथा दिखाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।